गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के द्वारा रचित एक कविता की थी उत्साह। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित ही एक कविता और करने जा रहे हैं जिसका नाम है अट नहीं रही। अट नहीं रही। कविता का नाम है अट नहीं रही। अट का मतलब होता है शोभा यानी कि समाना। अट का अर्थ होता है समाना। अट नहीं रही, समान नहीं रही। क्या नहीं समा रही? अट का अर्थ होता है समाना। इसके कवि हैं कविता हमारी है उत्साह। कवि इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके कवि हैं। जैसा कि मैंने बताया अट नहीं रही। अट का अर्थ होता है कि समाना। अट का अर्थ हुआ समाना, कि समा नहीं रही। क्या चीज़ नहीं समा रही? इसमें ये इस कविता के अंदर कवि ने क्या बताया है कि इस कविता के अंदर कवि ने कहा है कि जो फागुन मास की, फाग के महीने की जो शोभा है, जो सौंदर्य है, वो क्या है? प्रकृति के अंदर समा नहीं पा रहा। ठीक है, तो इसके अंदर कवि ने मुख्य बात क्या कही है कि जो फागुन मास के महीने यानी कि फागुन मास का जो वातावरण है उसके अंदर जो उसकी जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, वो प्रकृति के अंदर समा नहीं पा रहा, छलक छलक कर बाहर आ रहा है। मतलब कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। अगर हम उसमें सांस लेते हैं तो हमारी सांस भी क्या हो जाती है? सुगंधित हो जाती है। ठीक है ना। और जो हमारा जो मन है वो पक्षी की तरह उड़ने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए आकुल हो जाता है। तो इस कविता के अंदर ये बात बताई गई है। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके आप सभी कल मैंने आपको बताया था कि आप अपनी पेंसिल लेकर बैठे। जब भी आप नोटबुक या बुक रखते हैं तो उसमें मैं बता रही हूँ कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट का अर्थ मैंने अभी आपको बताया। अट होता है समाना। क्या होता है? समाना, मतलब उसके अंदर समा जाना। आभा होती है चमक। आभा चमक बोल सकते हैं हम, इसको शोभा बोल सकते हैं। ठीक है, आभा होती है चमक या शोभा भी बोल सकते हैं। किसकी चमक? फागुन मास की चमक। ठीक है, और शोभा। नेक्स्ट हमारे पास है तन। तन आपको पता ही है, तन यानी कि शरीर। शरीर। तो अब ये कहते हैं इसमें अब कहते हैं कि जो फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि वो प्रकृति के अंदर समा नहीं पा रहा है। तो इनमें फागुन की आभा का, फागुन की जो चमक है उसका मानवीकरण करते हुए कवि ने क्या कहा है? निराला जी ने कहा है कि जो फागुन की शोभा है वह सर्वव्यापक है। यानी कि जो फागुन की जो चमक है वो क्या है? सर्वव्यापक है। वो हर जगह फैली हुई है, वो प्रकृति के अंदर समा ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो यानी कि उसके अंदर समा नहीं पा रही, वह प्रकृति और तन मन में समा ही नहीं पा रही है। उसका प्रभाव सभी जगह देखा जा सकता है। यानी कि जो फागुन मास की यानी कि होली के बाद का जो महीना होता है उसकी चमक इतनी अच्छी होती है कि वो क्या होती है
कि हर जगह दिखाई पड़ती है। फिर कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी कि इसमें कवि क्या कहते हैं कि फागुन में सांस लेते हैं, लेते ही चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। यानी कि जो हम फागुन मास के अंदर, मैंने बताया था पोएम के में पहले भी कि जो फागुन मास है उसमें जब हम सांस लेते हैं तो उसका वातावरण इतना अच्छा होता है कि उसके अंदर सांस लेते ही हमारा जो सांस है वो भी क्या हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। फिर कहते हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहते हैं कभी इसमें कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अच्छी होती है, उसकी मादकता इतनी बहुत ही प्यारी होती है। मनुष्य क्या करता है कि कल्पना के पंख लगाकर, यानी कि कल्पना के पंख मीन्स उड़ने को आकुल हो जाता है, उड़ने के लिए बेचैन हो जाता है कि वाह कितना अच्छा मौसम है, मैं क्यों ना इसके अंदर खुशी से, यानी कि जैसे पक्षी पंख लगाकर आकाश में उड़ते हैं, मनुष्य भी इसी प्रकार खुशी के कारण क्या करता है, खुश होकर उड़ने की सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पंख लगाकर, पर का मतलब होता है पंख, पंख लगाकर वो उड़ने को आप लोग। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। फिर कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अच्छी है कि अगर मैं उससे अपनी नजरें हटाना भी चाहूँ तो चाह कर हटा भी नहीं सकता। फिर कहते हैं, पत्तों से लदी है डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब कहते हैं कि जो कवि कह रहे हैं कि फागुन मास के महीने में, फागुन मास यानी कि मैंने भी बताया आपको होली से पहले का, होली के बाद का महीना। कहते हैं कि वृक्षों पर जो फागुन मास है वो ये नहीं है कि मनुष्य उसको वो कर रहे हैं, वो प्रकृति के अंदर इस प्रकार से फैला हुआ है कि क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी क्या नज़र आती है, सुंदरता, उसकी झलक जो है, उसकी सुंदरता एक सामने निकल कर आती है। वो कैसे आती है देखिए, कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहते हैं कि पत्तों पर, पेड़ों पर क्या हो जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, पत्ते लग जाते हैं, फल फूल आदि आ जाते हैं और वृक्षों की डालियाँ हरे हरे पत्तों से लदने लगती है। वो कहीं पर पत्ते हरे होते हैं तो कहीं पर लाल। फिर कहते हैं कवि कि कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। मंद गंध मीन्स धीमी सुगंध, पुष्पमाल मीन्स फूलों की माला, पुष्पमाल फूलों की माला। ठीक है, यहाँ पर मंद गंध होती है, धीमी धीमी सुगंध, मंद गंध कहते हैं ना, भीनी भीनी सी एक अच्छी सी सुगंध आ रही है हमें। ठीक है ना, तो देखिए मंद गंध, धीमी सुगंध या मीठी भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, फिर कहते हैं कवि क्या कहते हैं कि कहीं पड़ी है उर होता है हृदय, उर होता है हृदय, उर हृदय। अब कहते हैं कवि कि कहीं पर फूलों के पेड़ों के हृदय पर धीमी धीमी सुगंध से क्या हो रही है, धीमी धीमी सुगंध से पुष्पों, धीमी धीमी सुगंध की पुष्पों की माला शोभायमान हो रही है। यानी कि वृक्षों के हृदय पर क्या हो रही है, पुष्पों की माला शोभायमान हो रही है।
फिर कहते हैं समस्त यानी कि समस्त प्रकृति फल फूलों से लद गई है और इसका प्रभाव सभी के तन मन पर देखा जाता है, यानी कि सारा वातावरण क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, सभी जगह उमंग भर जाती है। फिर कहते हैं कि पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मीन्स जगह जगह पर, पाट पाट जगह जगह यानी कि हर जगह भी बोल सकते हैं, पाट पाट जगह, शोभाश्री यानी कि सौंदर्य, शोभाश्री शोभा वही बार बार यानी कि सौंदर्य, फिर आता है पट, पट मीन्स समाना, अट और पट, पट में भी क्या होता है, समाना। तो अब देखिए इसकी क्या लाइन, इस लाइनों की व्याख्या क्या बनती है, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कहते हैं कि फागुन की शोभा जगह जगह छा गई है, वह समाए नहीं समाती। कवि कहते हैं कि निराला जी कहते हैं कि प्रकृति की सृष्टि में के कण कण में उत्साह और उमंग भर गया है, उत्साह और उमंग भरने के कारण क्या हो गई, जो उसकी शोभा है वो हर जगह चारों तरफ फैली हुई है, जगह जगह पर फैली हुई है, वह प्रकृति के अंदर समा नहीं पा रही है। वे उसके सौंदर्य में, यानी कि निराला जी भी फागुन मास के सौंदर्य में इस प्रकार से रच बस गए हैं कि उनकी आभा उनके शरीर में रच गई है और वो प्रकृति के अंदर समा ही नहीं पा रही है। ये थी बेटे इसकी व्याख्या। इसको सप्रसंग व्याख्या के साथ मैंने आपको कल भी बताया था, प्रसंग लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश, हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश लिख सकते हैं, पंक्तियाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें कहते हैं कवि, दोबारा से मैं एक बार इसका ब्रीफ में एक बार आपको बता देती हूँ समरी टाइप में, कि इस पूरी कविता के अंदर जो हमने लाइन टू लाइन यानी कि पंक्तियों की व्याख्या की है, उसकी मैं एक बार दोबारा से आपको एक समरी टाइप में आपको बता देती हूँ कि फागुन मास की आभा का मानवीकरण करते हुए निराला जी ने क्या कहा है कि फागुन मास की जो सुंदरता है वो क्या है, सर्वव्यापक है, वो प्रकृति के तन मन में समा ही नहीं पा रही है। और फागुन मास में जब भी हम सांस लेते हैं तो चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो उठता है। फिर कहते हैं मन उल्लास से भर जाता है। और कवि कहते हैं कि फागुन मास का सौंदर्य, उसकी जो सुंदरता होती है, उसकी जो छटा होती है वो इतनी प्यारी होती है कि मनुष्य कल्पना के पंख लगाकर आकाश में उड़ने के लिए उत्सुक हो जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि मैं अगर अपनी नज़र उस प्रकृति के सौंदर्य से हटाना भी चाहूँ तो भी मैं चाहकर नहीं हटा सकता। फिर कहते हैं कि कहीं पर उसकी जो शोभा है, प्रकृति की शोभा ये नहीं है कि पेड़ों पर भी नज़र आती है, कहीं पर सभी पेड़ों पर क्या होते हैं, हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, कहीं पर वो पत्ते लाल होते हैं तो कहीं पर हरे होते हैं, कहीं हरे पत्ते आ जाते हैं, कहीं पर लाल आभा प्रतिबिंबित होती है। फिर कहते हैं कि उनके हृदय पर, पेड़ों के हृदय पर धीमी धीमी सी पुष्पों की माला शोभायमान होते। मीन्स जब फागुन मास के महीने के अंदर यानी कि क्या, चारों तरफ पेड़ पौधे उगते, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पत्तियों से लद जाते हैं, तो नेचुरल सी बात है अगर पत्तियाँ आती हैं तो फल तो आएंगे ही आएंगे। तो फल कहते हैं कि वो फूल तो आएंगे ही। फिर फूल कहते हैं कि इतने फूल इस तरीके से उनके उगते हैं कि मानो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने हृदय पर ही क्या कर रखी हो, पुष्पों की सुगंधित धीमी धीमी सुगंध वाली माला को पहन रखा हो, ठीक है। फिर कहते हैं समस्त प्रकृति, फिर कहते हैं कि समस्त प्रकृति के जो सौंदर्य है वो, समस्त प्रकृति के अंदर फागुन मास का जो सौंदर्य है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सृष्टि के कण कण में उत्साह और उमंग भर गई है। फिर कहते हैं कवि कि प्रकृति की जो शोभा है वह जगह जगह पर छाई हुई है, वह समाये भी
समा नहीं रही, यानी कि अगर वो प्रकृति में समाना भी चाहे तो वो उसके अंदर समा नहीं पा रही, यानी कि उसका वातावरण इतना अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा व्याख्या इसकी। अब व्याख्या के बाद अब हम करते हैं काव्य सौंदर्य। किस पर बढ़ते हैं? काव्य सौंदर्य पर चलते हैं। काव्य सौंदर्य की हम बात करें, मैं बार बार बताती हूँ कि उस जो हमारे हिंदी साहित्य के अंदर जो भी पॉइंट्स, यानी कि जिस भी काव्य के अंदर जो भी से इसका व्यक्तित्व जो निकल कर आता है, किस किस वो अलंकार से बनी है, कौन से रस से बनती है, ये सब इसके अंदर बताएंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, यहाँ पर देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य की हम बात कर रहे हैं बेटे कि इसका काव्य की सुंदरता है, यानी कि कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट देखिए, इसमें कहते हैं कि भाषा सहज व सरल है। ठीक है। खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। तीसरा, मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया गया है? मानवीकरण अलंकार में आपको बताती हूँ किन किन पंक्तियों में किया गया है। मानवीकरण अलंकार है किस किस पंक्ति में? देखिए अपनी बुक में देखिए, एक पंक्ति आई थी कहीं सांस लेते हो, फिर आई थी उड़ने को नभ में तुम पर भर देते हो, फिर आई थी कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, है ना। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मानवीकरण भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसमें है? जैसे घर घर, पर पाठ, इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है, रही, हटी, नहीं रही, घर भर, ये सभी में भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस है, श्रृंगार, इसमें श्रृंगार देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स वो मिस्टेक करते हैं, वो क्या लिख देते हैं ऐसे करके, ये इस तरीके से श्रृंगार लिख देते हैं। पहले ये श्री तो है, श्रेय तो पहले ही है, श्रमिक लिखते हैं ना, श्रमिक, तो श्रेय तो ये पहले ही है, और री लगाकर क्या लिख देते हैं? उसको श्रीरी बना देते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार, ये रॉन्ग है आपका। तो श्रृंगार लिखते हुए बच्चे ध्यान दें इस बात पर कि श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार रस है। ठीक है। भाषा भावानुकूल है, माधुर्य गुण है, यानी कि मधुरता का वर्णन किया गया है इसमें। तो ये था हमारा काव्य सौंदर्य। और भी इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, ये सभी इसके अंदर हम लिख सकते हैं। अब बेटे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीबीएसई में आते हैं, यानी कि 1 मार्क्स के अंदर, या 2 पहले 1 मार्क्स के आते थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का डाल दिया, 2 के डाल दिए। तो अब पैटर्न जो है चेंज हो रखा है, उसमें 6 मार्क्स का आता है एक स्टेंजा, उसके अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन हम डालते हैं। तो उसकी इसमें से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं इस पोएम के अंदर से, तो वो देखिए कौन कौन से बनते हैं। ये आप लोगों को आने चाहिए, जिस बच्चे को व्याख्या आ गई उस बच्चे को क्वेश्चन बनाने भी आ गई। ठीक है ना। तो देखिए बेटे, इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले कह देते हैं किसकी विशेषताएं बताइए, फिर कहते हैं कवि ने इन पंक्तियों में किसे संबोधित किया है, किसे संबोधित किया है, या फिर कवि ने
अट नहीं रही कविता में किस महीने का वर्णन किया है? किस महीने का वर्णन किया है? तो किसका किया है? फागुन मास का। फागुन का किसका किया है बेटे? फागुन का, यानी कि जो होली के बाद वाला सुहावना मौसम होता, महीना होता है, उसको बोलते हैं फागुन। सेकंड क्वेश्चन बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? किसकी आभा समाय नहीं पा रही है? वो भी बन जाएगा कि फागुन मास की जो आभा है, चमक है, वो प्रकृति के अंदर समा नहीं पा रही है। ठीक है ना। फिर अलग से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का भाव बताइए कि पेड़ों पर कैसी कैसी पत्तियां आ जाती हैं। पेड़ों पर कैसी पत्तियां आती हैं। फिर आता है कहीं हरी कहीं लाल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ऐसे इसमें से बन जाएगा कि प्रकृति की फागुन मास की महीना पाठ पाठ का क्या अर्थ है। इस तरीके से भी आपके पास आ जाता कि पाठ पाठ का क्या अर्थ है। फिर है इस पंक्ति में ये इस पद्यांश में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि घर घर पर में कौन सा अलंकार है। इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो भी इसमें क्वेश्चन निकल कर आता है। फिर आ जाती है हमारे पास, ये भी पूछ लेते हैं कि इस कविता का क्या नाम है। कवि का क्या नाम है? बच्चे भूल जाते हैं कवि और कविता का नाम, ये भी भूल जाते हैं ना, तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली भी यूज़ की गई है। फिर कहते हैं फागुन मास की शोभा समा क्यों नहीं पा रही है। फिर लिखिए फागुन मास की शोभा क्यों नहीं समा पा रही है। फागुन मास की शोभा इसलिए नहीं समा पा रही है क्योंकि किसलिए नहीं समा पा रही है? क्योंकि फागुन मास का जो महीना फागुन मास का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? सुहावना होता है। उसकी शोभा चारों तरफ फैली होती है। ठीक है ना। इनमें आप मुक्तक छंद यानी कि पंक्ति जो है ना, वो छंद मुक्त हैं इस कविता के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। पट न पाना, इसमें जैसे काव्य सुंदरी आप देंगे ना, उसमें वर्णनात्मक शैली भी का भी प्रयोग है, यानी कि वर्णन किया जा रहा है। और हट नहीं पा रही है। अब हम अगर बात करते हैं तो भाव और काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य है यानी कि इस कविता का जो मुख्य बात जो निकल कर आती है वो भाव सौंदर्य होता है। और जो हमारे पास उसका बाह्य व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति को बोलते हैं कि जो उसका बाहरी रूप होता है, उसको क्या बोलते हैं? काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य। सराहना सौंदर्य भी बोल सकते हैं, लेकिन शिल्प और काव्य अधिकतर यूज़ होता है इसके अंदर। ठीक है ना बेटे। तो अब अगर हम बात करें तो दोनों कविताएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित जो कविता थी, एक कविता हमारी थी उत्साह और दूसरी थी इनकी अट नहीं रही है। ठीक है, दोनों हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप करिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे बताइए। ठीक है। कहते कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्वेश्चन इसमें आपके पास है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता, ये भी आपको बताना है।
ठीक है बेटा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल फिर आपको एक अलग कविता के साथ आपके सामने पेश होते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।